बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम। आज के कंटेंट्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ, इसका इंट्रोडक्शन कि आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या चीज़ है और कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपके पास जब मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाएँ किसी भी सिस्टम की, तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे जनरेट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर आपके पास ब्लॉक डायग्राम किसी सिस्टम की गिवन हो तो उस ब्लॉक डायग्राम की मदद से आप सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ है क्या चीज़। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, जब आप ब्लॉक रिडक्शन करते थे तो आपको हर स्टेप पे ब्लॉक्स को नई ब्लॉक डायग्राम आपको बनानी पड़ती थी। एक अगर ब्लॉक आप रिड्यूस करते थे उसके अगेंस्ट आपको एक नई ब्लॉक डायग्राम बनानी पड़ती थी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जे मेसन एक साइंटिस्ट था जिसने सिग्नल फ्लो ग्राफ का कंसेप्ट किया। इसमें सबसे आसान बात यह है कि ये आपके पास रिडक्शन टेक्निक्स को ओवरकम कर देती है। आपको बार बार ब्लॉक्स को रिड्यूस नहीं करना पड़ता। मोस्टली आपके पास जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये लीनियर सिस्टम्स पे एप्लीकेबल है। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस को यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। Signal flow graph consists of nodes and these nodes are connected by a direct lines called branches। या कि हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पास ब्रांचेस क्या होती हैं, नोड्स क्या होती हैं। बेसिकली ये नोड्स और ब्रांचेस के ऊपर कंसिस्ट करता है सारा का सारा सिग्नल फ्लो ग्राफ। एवरी ब्रांच ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ हैविंग एन एरो विच रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द सिग्नल। ये हर हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि आपके पास ब्रांचेस क्या होती हैं, आपके पास बेसिकली ये नोड्स क्या चीज़ें हैं, सिग्नल फ्लो आपका क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे ये है कि आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो एप्लीकेबल होता है लीनियर सिस्टम्स के ऊपर। इसमें आपको रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसका मेन आपके पास एडवांटेज आता है। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। टर्म्स एसोसिएटेड विद सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं इनपुट नोड, जैसे हम कहते हैं आपके पास क्या होती है, सोर्स नोड होती है। एन इनपुट नोड इज अ नोड विच हैज़ ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, आपके पास इनपुट नोड वो कहलाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास आउटगोइंग ब्रांचेस हों, इसमें कोई भी इनकमिंग ब्रांच ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक एग्जांपल देखूँ, ये मेरे पास कोई एक सिस्टम था, उस सिस्टम का ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो x1 नोड है आपके पास, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास इनपुट नोड है। इनपुट नोड की डेफिनेशन हमने क्या की, आपके पास इनपुट नोड वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हों। ये एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि ये जो ब्रांच है ये आपके पास क्या है, आउटगोइंग ब्रांच है। एरो से नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास क्या है, x1 से बाहर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, आउटगोइंग है। तो जब भी आपके पास आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में इनपुट नोड या सोर्स नोड आइडेंटिफाई करनी हो तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच होगी, उसमें कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं होगी। इनकमिंग ब्रांच में बात क्या है कि आपके पास एरो इस नोड की डायरेक्शन में हो, नोड की तरफ जा रहा हो। तो इस एग्जांपल में आपके पास बेसिकली जो x1 है वो आपके पास क्या है, इनपुट नोड है। सेकंड जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है आपके पास आउटपुट नोड, जैसे हम कहते हैं सिंक नोड। एन आउटपुट नोड इज़ अ नोड विच हैज़ ओनली वन और मोर इनकमिंग ब्रांचेस। एक या एक से ज़्यादा इनकमिंग ब्रांचेस होंगी, उसकी कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी। ऐसी नोड को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, आउटपुट नोड है। इसमें हम सेम एग्जांपल को देखते हैं और यहाँ पे आप देखें ये जो x6 है बेसिकली ये आपके पास क्या है, आउटपुट नोड है या सिंक नोड है। यहाँ इस सिनेरियो में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच इसमें एंटर हो रही है। इनकमिंग ब्रांच कितनी है, एक ही है। लेकिन आपके पास क्या हो सकता है, मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती हैं इनकमिंग। ठीक है, लेकिन इसमें से कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी। जब कोई आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी तो हम कह सकते हैं ये आपके पास जो नोड है x6, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास आउटपुट नोड है। तो x6 इज द आउटपुट नोड ऑफ द सिस्टम। ये कोई भी गिवन सिस्टम है आपके पास। थर्ड जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है मिक्स्ड नोड। अ नोड हैविंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांचेस इज नोन एज मिक्स्ड नोड। ऐसी नोड जिसमें इनकमिंग ब्रांचेस भी आ रही हों, आउटगोइंग ब्रांचेस भी हों, वो सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, मिक्स्ड नोड्स होती हैं। सेम एग्जांपल के साथ अगर हम देखें तो यहाँ आपके पास x2 इज़ अ mixed node, x3 is a mixed node, x4 is a mixed node and x5 is a mixed node। यहाँ आप देखें
तो x2 के अंदर भी नोड आ रही है और इससे नोड जा भी रही है। सेम इज द केस हेयर विद x3, विद x4 एंड x5। तो आपके पास इस एग्जांपल में x2, x3, x4 एंड x5 आर द मिक्स्ड नोड। ऐसी नोड जिनमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की दोनों ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हों, उन्हें हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, मिक्स्ड नोड्स। Transmittance या ट्रांसफर फंक्शन, दीज आर नॉर्मली रिटन ऑन द ब्रांच नियर द एरो। ये बेसिकली आपके पास जो ब्लॉक्स के अंदर ट्रांसफर फंक्शन होता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी एग्जांपल में आप देखें तो हमने अगर ट्रांसमिटेंस आइडेंटिफाई करनी है तो ये जो A12, A23, A32, A34, A43, A45 ये जितनी भी चीज़ें एरोज़ के ऊपर, ये बेसिकली ब्रांच है आपके पास ना। अगर मैं इसको कहूँ तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ब्रांच है। इस ब्रांच के एरो के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई थी ये बेसिकली आपके पास ट्रांसफर फंक्शन होता है। ऐसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, ट्रांसमिटेंस है। तो इस एग्जांपल में ये जो एरोज़ के ऊपर A12, A23, A32, A45 ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली आपके पास ये सारी की सारी क्या हैं, ये ट्रांसमिटेंस है या सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x1 और x2 के दरमियान में एक बॉक्स लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है, जो इस केस में क्या है A12 है और ये x और y आउटपुट्स आ जाती हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, ट्रांसमिटेंस या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्रांचेस। फिफ्थ टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है फॉरवर्ड पाथ। A path which originates from the input node and terminates at the output node and along which no node is traversed more than once। ठीक है, ऐसी नोड हम कहते हैं ना कि आपका जो इनपुट वाला पॉइंट है वहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें और चलते 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 हम लोग कहाँ पे पहुँच जाएं, आपके आउटपुट नोड पे पहुँच जाएं। ये अगर आपके पास इनपुट नोड है और ये आपके पास बेसिकली क्या है, आउटपुट नोड है। तो इनपुट से आपने चलना स्टार्ट किया और आप आउटपुट नोड की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आपके पास कोई भी नोड रिपीट ना हो, ठीक है, कोई भी नोड रिपीट अगर नहीं हो रही तो उस पूरे के पूरे पाथ को हम कहते हैं ये आपके पास बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ से मुराद क्या है कि आपने इनपुट से चलना स्टार्ट किया और आप आउटपुट नोड पे पहुंच के, इनपुट नोड से चलना स्टार्ट किया और आउटपुट नोड पे पहुंच के दरम्यान में कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रही, उस सिनेरियो को हम कहते हैं कि ये वो जो पाथ था आपके पास वो बेसिकली फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल दूं, सेम एग्जांपल के साथ अगर हम देखो x1 से स्टार्ट करते हैं, हम x1 से ये एरो मुझे बताएगा कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। x1 से मैं x2 पे आया, x2 से मैं x3 पे गया, x3 से मैं x4 पे आया, x4 से मुझे एरो x5 पे ले गया, x5 से मुझे एरो x6 पे ले गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ ना, ये मैंने x1 से x2, x2 से x3, फिर x4 और फिर से x5 से x6। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, एक फॉरवर्ड पाथ बन गया। अब अगर आप इन दोनों को देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो कोई नोड इनमें रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था मैंने x1 से x2, फिर x3, फिर x4 और फिर मैं वापस x4 पे आया, फिर x5 पे गया, फिर x6 पे गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x4 आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड पाथ नहीं है। आपके पास फॉरवर्ड पाथ क्या है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5 और x5 से x6। ये बेसिकली आपके पास क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। अब एक सिस्टम के अंदर या एक सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर आपके पास मल्टीपल फॉरवर्ड पाथ भी हो सकते हैं। जिस तरह इसी एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x1 से मैं x2 पे गया, अब ये एरो मुझे x2 से x3 की तरफ लेके जा रहा है। अब ये x3 से जो x4 वाला पाथ था ये मैं ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ, ये जो मैंने ऊपर लिखा था ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ, ये नीचे जो एरो है ये मुझे कह रहा है कि आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो क्या हुआ, x1 से मैं x2 पे गया, x2 से x3 पे आया और x3 से वापस x3 से आगे x5 पे गया और x5 से x6 पे चला गया। तो मेरे पास दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या बना, x1 से x2, सॉरी दूसरा फॉरवर्ड पाथ मेरे पास क्या बना, x1 से x2, x2 से x3 और x4 से x3 से x5 और x5 से x6। ये बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, दूसरा फॉरवर्ड पाथ आ गया। अब मैं इसको फॉरवर्ड पाथ नहीं कह सकता, ये जो सिनेरियो मेरे पास देखें x1 से x2, x1 से x2 और x2 से मैं कहूँ जी मैं x3 पे गया, ये एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको फॉरवर्ड पाथ में कंसिडर नहीं कर सकता। तो फॉरवर्ड पाथ के लिए आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि आपने नोड 1 से स्टार्ट करना है। नोड 1 से मुराद क्या है, इनपुट नोड से स्टार्ट करना है।
रास्ते में एरोज आपको बताएंगे चलते जाएंगे, आपने डेस्टिनेशन पे या सिंक नोड पे पहुंचना है। एरोज की मदद से आपको रास्तों का पता लगेगा कौन सा रास्ता फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा रास्ता आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर नोड रिपीट हो रही हुई तो इसका मतलब है कि वो आपके पास फॉरवर्ड पाथ नहीं है। अब जो सिक्स्थ आपके पास टर्म यूज होती है वो होती है लूप। अब लूप क्या है? लूप इज अ पाथ दैट ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम नोड एंड along which no other node is traversed more than once। ठीक है, इसमें भी आपके पास वही सिनेरियो है कि आप जिस किसी एक नोड से चलना स्टार्ट करें और वापस उसी नोड पे अगर आप आ जाते हैं तो वो बेसिकली आपके पास क्या बन जाती है? एक लूप बन जाती है। लेकिन इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास कोई नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो मैं जो आपने पहली लूप डिफाइन की यहाँ पे, जो इसमें कहा कि x2 से मैंने चलना स्टार्ट किया x3 पे और वापस x2 पे मैं आ गया। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इट माइट बी विजिबल टू यू। x2 से x3 और x3 से x2 पे अगर मैं ये ग्राफ में देखूँ तो ग्राफ मुझे क्या कहता है? मैंने x2 से चलना स्टार्ट किया, ओह सॉरी, x2 से चलना स्टार्ट किया मैंने x3 पे, और x3 से ये मुझे एरो वापस लेके आ रहा है कहाँ पे? x2 के ऊपर। ये मुझे वापस x2 के ऊपर लेके आ गया। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गई? एक लूप बन गई। ठीक हो गया। अब अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ से अगर मैंने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये में आया, तो मैं वापस अपनी जगह पे गया। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ ना कि x2 से मैंने चलना स्टार्ट किया x3 पे, x3 से वापस, x3 से मैं x4 पे, x4 से वापस मैं x3 पे और x3 से वापस मैं x2 पे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लूप मैंने x2 से चलना स्टार्ट किया और x2 पे ही टर्मिनेट कर दिया। लेकिन अगर मैं बीच में देखूं तो ये x3 दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास लूप नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास नोड रिपीट ना हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरी एग्जांपल को देखूं तो दूसरी एग्जांपल क्या है? x3 से मैंने चलना स्टार्ट किया, x2 पे पहुंचा और x2 से मैं x3 की तरफ पहुंच गया। तो ये आपके पास है, देखें, x3 से मैंने चलना शुरू किया किधर? x4 की तरफ, सॉरी x3 से, ये बेसिकली x4 है, ये गलती से मैंने x2 लिख दिया, ये बेसिकली आपके पास क्या है? x4 है। तो x3 से मैंने चलना स्टार्ट किया x4 पे, ये आया और x4 से वापस में x3 पे चला गया। तो ये भी मेरे पास एक लूप बन गई। इसमें एक लूप और बन रही है आपके पास, ठीक है? वो कौन सी लूप है कि x4 से मैंने चलना स्टार्ट किया और वापस में x4 के ऊपर आ गया। इट मीन्स x4 से अगर मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं x4 के ऊपर ही आ गया। ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। दरमियान में कोई भी लूप, सॉरी, कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं इसको भी नोड कह सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरे, सॉरी, इसको मैं लूप कह सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरे पास लूप है ये बेसिकली आपके पास क्या होती है? सेल्फ लूप कहलाती है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? सेल्फ लूप का। तो ये जो बेसिकली आपके पास पिछली एग्जांपल पे हमने देखा था, पिछली स्लाइड में, तो जो सेल्फ लूप थी वो बेसिकली आपके पास क्या थी? x4 से x4 तक आपके पास जो नोड्स हैं इनसे आपके पास क्या बनती है? सेल्फ लूप बनती है। ये देखें, ये जो आपके पास है ये बेसिकली क्या है? सेल्फ लूप है। इसी नोड से शुरू हुआ, उसी नोड पे ख़त्म हो गया और उसके दरमियान में कोई दूसरी नोड्स नहीं आई और ना ही कोई नोड रिपीट हुई। तो वो आपके पास क्या कहलाती है? सेल्फ लूप कहलाती है। अब आपके पास टर्म आती है पाथ गेन। पाथ गेन क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन्स अलोंग द पाथ इज कॉल्ड पाथ गेन। आपके पास जो फॉरवर्ड पाथ था, जो हम लोगों ने पहले प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, क्या था? x1 से x2, फिर से x3, फिर x4, x5 और x6। अगर इस पाथ का मैं पाथ गेन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि इसकी ब्रांचेस, ये बेसिकली आपके पास ब्रांचेस थी ना, x1 से x2 के दरमियान ब्रांच थी, x2 से x3 ब्रांच थी, x3 से x4, x4 से x5 और x5 से x6। इन ब्रांचेस के जो ट्रांसफ़र फंक्शंस थे उन सब का मैंने क्या करना है? प्रोडक्ट ले लेना है। उनका जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली आपके पास वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पाथ गेन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, x1 से x2 के ऊपर क्या चीज़ थी? a12 था, ठीक है। x2 से x3 के ऊपर क्या था? a23 था, ये चीज़ थी। x3 से x4 के ऊपर a34 था, x4 से x5 के ऊपर a45 था, x5 से x6 के ऊपर
5 6 था। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों का प्रोडक्ट ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पाथ गेन बन जाएगा। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा पाथ था x1 से x2, x2 से x3, फिर x3 से x5 और x5 से x6। अब अगर मैं इसका पाथ गेन फाइंड आउट करूँ तो इसका पाथ गेन क्या होगा, a12 a23 मल्टीप्लाई बाय a35 मल्टीप्लाई बाय a56। तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ का जो पाथ गेन होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। ये आपके पास कहलाता है पाथ गेन। सिमिलरली अब आपके पास लूप गेन क्या होगा। लूप गेन आपके पास जो लूप्स के अंदर ब्रांचेस हैं उन सब का जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो आपके पास क्या कहलाएगा, लूप गेन कहलाएगा। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो ये मेरे पास क्या है, पहली लूप क्या थी मेरे पास, बेसिकली ये लूप बनी थी, ये और ये मेरे पास एक लूप बनी थी ना। तो इस लूप के क्या था, x2 से x3 के ऊपर क्या चीज़ है, a23, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। फिर आपके पास क्या आया, x3 से आप x2 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका गेन क्या है, a32 ये लिख दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये मुझे दे देगा लूप गेन। तो लूप के अंदर जितनी ब्रांचेस इन्वॉल्व होंगी उनका जो ट्रांसफर फंक्शन होंगे उनका प्रोडक्ट आपको बेसिकली लूप गेन कैलकुलेट करके देगा। जो सबसे लास्ट में हमारे पास आता है वो आता है नॉन टचिंग लूप्स। बेसिकली नॉन टचिंग लूप जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हो तो आप लूप्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हो और आप उनमें से नॉन टचिंग लूप्स कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो अगर मैं जो लूप्स मैंने पीछे फाइंड आउट की थी, आपने देखा होगा एक लूप आपके पास थी x2 x3 एंड x2, ठीक है। एक लूप आपके पास थी x4 एंड x4 और थर्ड लूप आपके पास आती थी x3 सॉरी इस तरह लिख देता हूँ, ये आपके पास आती थी x3 से x4 और फिर x4 से आप वापस x3 पे जाते थे, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों लूप्स को, लूप 1, लूप 2 और लूप 3 को आपस में कंपेयर करूं तो नॉन टचिंग लूप के केस में मेरे पास कॉमन नोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो क्या कहते हैं, नॉन टचिंग लूप्स हैविंग नो कॉमन नोड ब्रांच आर पाथ। अगर मैं इस लूप को कंपेयर करूं इसके साथ तो आप देख सकते हैं कि x4 इज कॉमन विद दैट, ये दोनों कॉमन है तो इसका मतलब है ये दोनों लूप्स आपस में क्या है, टचिंग लूप्स हैं, ठीक है। अब इस लूप को और इस लूप को आपस में कंपेयर करूं तो इसमें x3 आपके पास कॉमन आ गया, तो इसका मतलब है ये भी आपस में टचिंग लूप्स हैं। तो नॉन टचिंग लूप्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो नॉन टचिंग लूप्स आएंगी वो बेसिकली आपके पास ये दो लूप्स नॉन टचिंग लूप्स हैं। कौन कौन सी, एक आपके पास ये और ये, इन दोनों में अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब आपके पास नॉन टचिंग लूप आ गई तो आपने इसमें ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी नोड आपस में, जितनी भी नोड्स होंगी, जितनी भी लूप्स होंगी आपके पास, उनको आप कंपेयर करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपके पास कोई भी लूप कॉमन नहीं आएगी। तो मैं अगर यूजिंग नेकेड आई भी देखूँ तो ये देखें, ये अगर मेरे पास एक लूप है और दूसरी लूप मेरे पास ये है तो इन दोनों में फासला कितना है कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है। कोई भी नोड इनमें, यहाँ पे ये x3 पे और ये x4 पे, तो इन दोनों के दरमियान कोई भी नोड कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई पाथ कॉमन नहीं है, कोई ब्रांच इनके दरमियान कॉमन नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आता है, नॉन टचिंग लूप्स आती हैं। ये कुछ टर्म्स थी जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे या सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ये रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ ये 10 की 10 टर्म्स आपके पास यूज़ होंगी। तो इन्हें बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आगे कहीं पे अगर नॉन टचिंग लूप का जिक्र हो तो आपको आइडिया हो कि नॉन टचिंग लूप क्या होती है। अगर मैं फॉरवर्ड पाथ की बात करूँ तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि फॉरवर्ड पाथ क्या चीज़ होती है। अगर मैं कहूँ कि इनपुट नोड है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इनपुट नोड क्या होती है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर के, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम इक्वेशंस। तो आपको जब भी किसी इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना होगा तो याद रखें कि आपके पास सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है। उन सेट ऑफ इक्वेशन की मदद से आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपने ये देखना है कि आपके पास नोड्स कितने बनेंगी, तो वो नोड्स आपको बताएंगी आपकी इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो y1 है, y1 से ये आपके पास नोड्स बेसिकली है ना। तो आपके पास जो y1 है, जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो y1 से स्टार्ट हो रहा है और जाके y6 पे टर्मिनेट हो रहा है। कोई y7 आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, y6 पे टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के सेट ऑफ इक्वेशन है, इसमें मेरे पास जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बनेगा उसमें कितनी नोड्स बनेंगी, उसमें बेसिकली 6 नोड्स बनेंगी। तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इन नोड्स को ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं इनको नोड्स बना दूंगा।
कि ये मेरे पास बेसिकली इस तरह से 1 2 3 4 5 6 जितनी भी नोड्स बनी आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 नोड्स बनी, तो 6 नोड्स को मैंने डिफाइन कर दिया। ये स्टेप 1 था मेरा। अब स्टेप 2 में मैंने क्या करना है, स्टेप 2 पे मैंने पहली इक्वेशन को उठाना है, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन थी इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आप y2 पे चले जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं y2 की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर मैं y2 के ऊपर जाके खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये y2 किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो अगर मैं इक्वेशन को देखूँ तो y2 y1 से मिल के बना हुआ है और y3 से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो y1 से क्या चीज़ आ रही है, जो इसके साथ ये चीज़ है, जो ट्रांसमिटर है वो बेसिकली बता रही है कि y1 से ये चीज़ आ रही है। तो y1 से T21 आ रहा है, एरो आ रहा है ना, क्योंकि इसे मिल के बना हुआ है। अब एक चीज़ अगर यहाँ पे है तो जब वो यहाँ से आएगी तो उसका एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ से आएगी तो बेसिकली उसका एरो ऐसे बनेगा, ऐसे ही है। तो y1 y2 y3 y4 y5 y6 मैंने एक तरतीब में बना दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक तरतीब में बना दिए। अब y6 से अगर कोई चीज़ y2 की तरफ आएगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब y1 से जो y2 की तरफ जाएगी तो बेसिकली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ से y1 से जो चीज़ आई वो क्या आई, T21 आई, तो वो किस डायरेक्शन में आई, बेसिकली वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई। तो मैंने यहाँ पे T21 लिख दिया। अब y2 के ऊपर y3 से भी कोई चीज़ आ रही है, वो क्या चीज़ आ रही है, T23 आ रही है, लेकिन क्या है y3 से y2 की तरफ आ रही है, यानी पीछे की तरफ आ रही है। तो इसे मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूँ कि ये आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में T23 आ गया। अब कोई और चीज़ इसके साथ है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चले जाएं। तो थर्ड इक्वेशन में आपके पास जो तीसरी y3 की इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है, इस y3 की इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब क्या होगा, मैं y3 के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊँगा, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट पे देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिल के y3 को बना रही हैं। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन को देखूँ तो y2 y3 और y1 मिल के, ये तीनों मिल के y3 बना रही हैं। तो y3 पे y2 से कौन सी चीज़ आ रही है, y2 से T32 आ रहा है, तो y2 से y3 के ऊपर T32 आ रहा है। तो y3 के ऊपर y3 से ही T33 आ रहा है। तो अगर y3 है तो y3 के ऊपर y3 से ही आ रहा है, तो बेसिकली वो आपके पास सेल्फ लूप कहलाएगा। इसका एरो इस तरफ डालें या आप इस तरफ डालें, एक ही बात है, क्योंकि वो सेल्फ लूप है, वो उसी के ऊपर ही आ रहा है। और क्या चीज़ आ रही है, T33 आ रहा है, तो ये मैंने T33 लिख दिया। प्लस क्या चीज़ आ रही है, y1 से T31 आ रहा है, तो y1 पीछे है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने बना दिया कि ये T31 y3 पे आ रहा है। और कोई चीज़ आ रही है, नहीं आ रही, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन कंप्लीट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट इक्वेशन मेरी क्या कहलाती है कि आपके पास y4 की जो वैल्यू है वो किस चीज़ की इक्वल है, T43 y3 प्लस T42 y2। अब मैंने क्या करना है, T4 पे जाके खड़ा हो जाना है। अब T4 किधर है, सॉरी y4 किधर है, ये y4 पे मैं जाके खड़ा हो गया। अब मैं देखूंगा कि y4 बेसिकली किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। तो यहाँ पे y4 y3 से मिल के बना हुआ है और y2 से मिल के बना हुआ है। y2 और y3 दोनों पीछे से आ रही हैं, तो ये क्या होगा, बेसिकली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये। इनकी ट्रांसमिटेंस, ये साथ इनकी ट्रांसमिटेंस लिखी हुई होती है, वो हम लोगों ने इन एरोस के ऊपर लिखी है। अब क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम लोगों ने जो आखिरी इक्वेशन हमारी बचती थी y5, उसको प्लॉट कर देना है। तो y5 पे चला जाऊँगा मैं, बेसिकली y5 किधर है मेरे पास y5 ये है। तो y5 पे सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, y4 से वो आ रही है, और वो क्या आ रही है, T54 आ रही है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में T54 में लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास आखिरी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर y6 की इक्वेशन है, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, y6 की इक्वेशन है। तो y6 आपके पास क्या, y6 इज इक्वल टू T65 y5 प्लस T64 y4। तो अब मैं जाके कहाँ पे खड़ा हो गया, y6 पे खड़ा हो गया, और मैंने देखा y6 किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। y6 आपके पास y5 से मिलके बना हुआ है, y4 से मिलके बना हुआ है। तो y5 से आपके पास क्या चीज़ चलेगी, T65 चला गया, और y4 से आपके पास T64 y6 के ऊपर चला गया। जब आप आखिरी इक्वेशन पे पहुंचेंगे तो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सारे जो 6 की 6 फिगर्स थी आपके पास, इनको कंबाइन करेंगे। जब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास जो फाइनल बनेगी, आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइनल इन 6 इक्वेशंस का बनेगा, वो बेसिकली ये बनेगा। अब अगर आप इंडिविजुअली एक एक को देखें तो वो सारी की सारी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे इस कंबाइन में बना दिया, कंबाइन फिगर में, सिग्नल फ्लो ग्राफ में उनको कंबाइन कर दिया,
ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास वो जो 6 इक्वेशंस आपको गिवन थी उनका सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तो अब आपके पास अगर सेट ऑफ इक्वेशन गिवन हो और आपने उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर इक्वेशन को इंडिविजुअली प्लॉट करें, आप एक ही सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर सारी इक्वेशन को एट अ टाइम प्लॉट करके इस किस्म का रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब ये बेसिकली आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने इन इक्वेशन का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास नोड्स कितनी बनती हैं। तो x1 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है और जाता है कहाँ पे x6 पे, तो इसका मतलब आपके पास कितनी नोड्स बनेंगी, 6 नोड्स बनेंगी। तो आपने हर एक को इंडिविजुअली अगर आप इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप इन सबको कंबाइन प्लॉट करते हैं तो फिर भी आप प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास बेसिकली क्या है, GECABDF, ये आपके पास इम्पिडेंसेस ट्रांसमिटर्स हैं। यहाँ x5 के साथ क्या ट्रांसमिटर्स है, 1 ट्रांसमिटर्स है। ठीक है, जो आपके पास बेसिकली ट्रांसफर फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये सिस्टम का आपके पास क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ है। अगर मैं सबसे पहली इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करूँ, जो आपके पास क्या है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस a x5। तो मैंने सबसे पहले किस जगह पे खड़े होना है, मैंने x1 x2 के ऊपर खड़े होना है और मैंने ये देखना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आ रही है। x1 से आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 1 आ रहा है। x5 से आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको एरो इस तरह बना के a लिख दिया। एक इक्वेशन इंप्लीमेंट होगी। अभी मैं एक के अंदर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, x3 के ऊपर चला जाऊँगा, यहाँ पे खड़ा हो गया। x2 से आपके पास b आ रहा है, ये देखें b आ गया। x4 से आपके पास c आ रहा है, तो ये x4 से आपके पास c आ गया। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर, यानी मैं x4 पे जाके खड़ा हो गया। अब मैंने x2 पे देखना है क्या चीज़ आ रही है, x2 से मेरे पास d आ रहा है। तो ये देखें, ये x2 से मेरे पास d आ गया। x3 से मेरे पास e आ रहा है, तो ये बेसिकली x3 से e आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसी क्वेश्चन x5 को देखना है, तो मैं x5 पे जाके खड़ा हो गया। तो x5 पे क्या क्या चीज़ आ रही है, x4 से मेरे पास f आ रहा है, ये लिख दिया। ठीक है, x3 से मेरे पास g आ रहा है, तो ये x3 से उड़ता हुआ g आ गया। अब मैंने आखिरी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना है x6 को, तो मैं इस पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो x6 पे x5 से सिर्फ 1 ही आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है। तो ये एक ही ग्राफ के अंदर मैंने सारे के सारे इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसी तरह आप लोगों ने भी एक ही इक्वेशन के अंदर करते हैं, तो वेल एंड गुड, इंडिविजुअली करके आखिर में इनको कंबाइन करते हैं तो फिर भी आपके पास यही रिजल्ट आएगा। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ लेक्चर के, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। अगर आपके पास ब्लॉक डायग्राम्स गिवन हो तो उनसे आप लोगों ने सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे जनरेट करना है। तो उसके लिए 3 रूल्स हैं आपके पास। रूल नंबर 1 आपके पास कहता है कि आपने अगर नोड डिफाइन करनी है तो आपके पास जितने वेरिएबल्स, जितने समिंग पॉइंट, जितने टेक ऑफ पॉइंट्स होंगे उन सबको आप लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है नोड्स के साथ। ठीक है, वो आपके पास बेसिकली क्या होती हैं, नोड्स होती हैं। अब जो आपके पास टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट होते हैं, इनमें आपके पास 2 डिफरेंट किस्म के रूल्स पाए जाते हैं। पहला आपके पास क्या है, इफ समिंग पॉइंट इज प्लेस्ड बिफोर टेक ऑफ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन सच केस रिप्रेजेंट द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट बाय अ सिंगल नोड। आपका अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ इस डायरेक्शन में है, अगर आपका समिंग पॉइंट आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास आ जाता है टेक ऑफ पॉइंट, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को एक नोड के साथ रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि अगर आपके पास जो समिंग पॉइंट है इज प्लेस्ड आफ्टर अ टेक ऑफ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन सच केस रिप्रेजेंट द समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट बाय अ सेपरेट नोड। अगर आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ का ये डायरेक्शन है, आपका समिंग पॉइंट यहाँ पे है और आपका टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका टेक ऑफ पॉइंट होता है ना जहाँ से आप मल्टीपल इनपुट्स हासिल करते हैं। इस सिनेरियो में आपने क्या करना है, इसे नोड 1 कहना है और इसे नोड 2 कहना है। प्रीवियस केस में क्या था कि आपके पास समिंग पॉइंट यहाँ था और आपके पास टेक ऑफ पॉइंट आगे आ रहा था। तो उस केस में आपने क्या करना है, इन दोनों को एक नोड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके पास एक रूल है ब्लॉक डायग्राम के केस में। अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास अगर ब्लॉक डायग्राम आ गई तो इस ब्लॉक डायग्राम से आप सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे जनरेट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि जितने भी वेरिएबल्स आपके पास आते हैं उन सबको आप लोगों ने क्या करना है, डिफाइन कर देना है नोड्स के साथ। तो ये अगर मैं देखूं तो ये एक नोड मेरे पास ये बनती है, एक पिक ऑफ पॉइंट ये बनता है, एक ये नोड बनती है, एक ये नोड बनती है, एक ये नोड बनती है और एक ये नोड बनती है। तो बेसिकली यहाँ कितनी नोड्स बनी है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैं रूल 2 और रूल 3 को अगर यूज़ करूँ
तो रूल 2 क्या कहता था, अगर आपके पास समिंग पॉइंट पिक ऑफ पॉइंट से पहले आ जाता है, यानी ये सिनेरियो आपके पास आ जाता है ये वाला, इस केस में आप इन दोनों को एक नोड के साथ डिफाइन कर दें। तो ये देखिए मैंने इसे एक नोड के साथ डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ये है ही एक समिंग नोड, तो ये दूसरी नोड होगी आपके पास। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये पिक ऑफ पॉइंट इस समिंग पॉइंट से पहले आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मैं समिंग पॉइंट को इसको पिक ऑफ पॉइंट को अलग नोड का नाम दे दूंगा। फिर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे आपके पास ये पिक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक ही नोड कहला दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायग्राम के अंदर या इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर मेरे पास कितनी नोड्स बनेंगी, बेसिकली 4 नोड्स बनेंगी। तो मैंने क्या करना है, वो 4 नोड्स ड्रा कर देनी है। तो ये आपके पास क्या आ गई जी, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नोड 1 के ऊपर मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पास नोड 1 कौन सी है जी, ये मेरे पास नोड 1 है, इसके ऊपर मैं जाके खड़ा हो गया। अब मैंने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें एंटर हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से लीव कर रही हैं। तो अगर मैं फिगर को देखूँ तो एक आर एंटर हो रहा है, तो ये आर मैंने यहाँ पे एंटर करा दिया। इसकी एडमिटेंस क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 है। ठीक है, आप देखें एक ये चीज़ आपके पास आ रही है, कहाँ से आ रही है, नोड 4 से। नोड 4 से G5 माइनस साइन के साथ इस नोड 1 के अंदर एंटर हो रहा है। तो ये देखें G4 से माइनस G5 इसमें एंटर हो रहा है। ठीक हो गया। और कोई चीज़ यहाँ पे एंटर हो रही है, इस डायग्राम में देखें कोई चीज़ एंटर नहीं हो रही। बाकी क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। लीव अब क्या क्या कर रही हैं, क्योंकि अब ये दोनों आपस में क्या है, ये तो कॉमन नोड है ना, ये दो कॉमन नोड है। ठीक है, तो जो चीज़ लीव करेगी, क्या क्या लीव कर रहा है, एक आपके पास ये G4 लीव कर रहा है, किधर जा रहा है, ये G4 चौथी नोड की तरफ जा रहा है, और साइन कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये G4 प्लस साइन के साथ यहाँ आ गया, चौथी नोड पे आ गया। और यहाँ पे देखें ये नोड 1 से नोड 2 की तरफ क्या चीज़ जा रही है, G1 जा रहा है, और किस साइन के साथ जा रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है। तो ये G1 नोड 2 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है। नोड 1 के ऊपर और कोई चीज़ ऐसी है जो हमने लिखनी भूल गए हो, सारा कुछ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, नोड 2 के ऊपर आ जाते हैं। जब मैं नोड 2 के ऊपर आऊँगा तो मैं देखूंगा कि नोड 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एंटर हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें लीव कर रही हैं। नोड 2 ये आपके पास, तो नोड 2 में एक G1 एंटर हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें नोड 3 से G3 एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये देखें G3 एंटर हो रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। नोड 2 से नोड 3 की तरफ G2 जा रहा है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है, तो ये देखें ये मैंने ड्रा कर दिया। और कोई चीज़ नोड 2 के ऊपर नज़र आ रही है आपको, कोई भी जो चीज़ नहीं है जो हमसे मिस हो गई हो। अब मैं क्या करूँगा, थर्ड स्टेप में मैं नोड 3 के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं नोड 3 के ऊपर आ गया। नोड 3 के देखें कोई कौन कौन सी चीज़ें एंटर हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें लीव कर रही हैं। तो ये देखें नोड 2 से G2 एंटर हो रहा है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। नोड 3 से G3 की तरफ नोड 3 से नोड 2 की तरफ G3 जा रहा है, वो भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या चीज़ रहेगी, सिर्फ नोड 3 से नोड 4 की तरफ बीच में कोई ट्रांसमिटर्स नहीं लगी हुई, तो 1 जा रहा है, तो वो मैंने ड्रा कर दिया। तो नोड 3 का काम भी ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ नोड 4 की तरफ। तो नोड 4 पे जब मैं आके खड़ा होऊंगा, यहाँ पे खड़ा होऊंगा, तो अगर मेरे पास नोड 4 आखिरी नोड है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी चीज़ें मैंने ड्रा कर चुका हूँगा। अगर मैं गौर से देखूँ तो नोड 4 से नोड 1 की तरफ ये जा रहा है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। नोड 4 से नोड 4 के अंदर G4 आ रहा है, वो भी ऑलरेडी आ रहा है। G3 से 1 आ रहा है, वो भी ऑलरेडी आ रहा है। C आउटपुट पे जा रहा है, C आउटपुट पे जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सबसे लास्ट नोड होगी वो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाएगा फ्रॉम दैट ब्लॉक डायग्राम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नोड्स डिफाइन करते हैं। तो देखें ये समिंग पॉइंट है, ये पहली नोड आ गई, ये दूसरा समिंग पॉइंट है, ये दूसरी नोड आ गई, ये तीसरा पिक ऑफ पॉइंट है, या थर्ड नोड आ गई, ये पिक ऑफ पॉइंट है, ये फोर्थ नोड आ गई। ये आप देखें समिंग पॉइंट और पिक ऑफ पॉइंट इन दोनों का क्या है, समिंग पॉइंट पहले आ रहा है, तो इन दोनों को मैं एक कंबाइन 5 नोड कह देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसमिटेंस लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो C वेरिएबल है, ये आपके पास बेसिकली छठा नोड बन जाएगा, जो कि 5वें और छठे नोड के दरमियान एज अ नोड के तौर पे काम होगा। जो था ना ऑल द समिंग पॉइंट, ऑल द पिक ऑफ पॉइंट, या टेक ऑफ पॉइंट एंड द वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोड। तो ये C बेसिकली आपके पास क्या वेरिएबल है आउटपुट का, जो कि नोड पर डिफाइन कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास G6 ना होता तो मुझे C को नोड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन G6 की वजह से मुझे क्या करना पड़ा,
इसको नोड डिफाइन करना पड़ा। तो अगर मैं इससे ये फ्लो चार्ट बनाऊँ तो मैं इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बना सकता हूँ। ये आप लोग खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करें इस एग्जाम्पल को, ठीक है। ये इसका आंसर गिवन है, लेकिन पहले आप खुद करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी चीज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा पॉजिटिव साइन के साथ है, कौन सा नेगेटिव साइन के साथ है, उससे आपके पास ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितना ये क्लियर हुआ। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे।